नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान यात्रा दूनी में है, जहां पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्री भंवरलाल जी कुम्हार हैं, जिनके साथ हमने दूनी की इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विहंगम दृश्य देखा है, यहाँ के नवाचार देखे हैं, यहाँ की उपलब्धियाँ देखी है। और बड़ी बात यह है कि आप पूरे परिसर को आप देखेंगे तो इसमें हर जगह नए नवाचार हैं। शिक्षा की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है, बच्चों का नामांकन हो, हर तरह की एजुकेशन की फैकल्टी हो, और उसके साथ साथ पर्यावरण को बहुत ही शुद्ध बनाने के लिए कई तरह के औषधीय पेड़ पौधे लगाना हो, उनकी सुरक्षा करना हो, डिजिटल क्लासरूम हो, भोजनशाला हो, वाटर कूलर हो, सफाई व्यवस्था हो, सब चीज़ों को लेकर के आप ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। दूनी के इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को देखकर ये प्रेरणा जगती है कि वाकई में कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। संजोइए इस संकल्प को, मजबूत कीजिए और भंवरलाल जी कुम्हार जैसे समर्पित शिक्षकों की तरह आप भी कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कीजिए। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। इस ध्येय वाक्य को सही मायने में सार्थक करने वाले श्री भंवरलाल जी कुम्हार, जो प्रधानाचार्य हैं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी जिला टोंक में। मेरा सौभाग्य है कि मेरा गृह जिला है टोंक, जहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं गुरुजी भंवरलाल जी। और अभी बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, लेकिन बड़ी बात ये बता दूं कि आपके शिक्षा और संस्कार और समर्पण काबिल तारीफ़ है। आप प्रकृति प्रेमी हैं। जो बात अक्सर मैं कहता हूं कि माँ प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा, और उस माँ प्रकृति परमात्मा की असीम अनुकंपा पाया रहे हैं, क्योंकि 106 वर्ष की दादी का सानिध्य इनको मिल रहा है, माता पिता का सानिध्य मिल रहा है, और इसके साथ ही आपकी दादी के 22 पोते पोती राजकीय सेवा में है, जिसमें एसडीएम, प्रिंसिपल और अन्य कई सारे पद हैं। तो विकास कुम्हार जो एसडीएम बने हैं, वो विकास जी इनके भतीजे हैं। और आज हम दूनी के इस पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए हैं, तो जहाँ पर पूरा विद्यालय प्राकृतिक रूप से ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है। इसके साथ ही सारी व्यवस्थाएं बहुत शानदार है, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था है। और इसके साथ साथ यहाँ के 15 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जा चुका है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आइए इस यात्रा को अपन शुरू करते हैं आदरणीय भंवरलाल जी कुम्हार साहब की ज़ुबानी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान यात्रा में। तो पहले तो अपना परिचय और विद्यालय के बारे में बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी, आपका हमारे इस पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धूनी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपकी टीम का और आपका। आप यहाँ पे पधारे, इस विद्यालय का सौभाग्य है। मैं भंवरलाल कुमार, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धूनी, जो यहाँ पे 2019 से कार्यरत हूँ और यहाँ पे आने के पश्चात यहाँ की पूरी टीम के साथ मिलकर के काम करने का एक बहुत अच्छा सा अवसर इस धूनी विद्यालय में मिला। यहाँ की पूरी टीम ने एक जज्बे के साथ में काम करके नवाचारों के क्षेत्र में इस विद्यालय का टोंक जिला ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में और नेशनल लेवल पे भी इसका नाम पहुंचाया गया है। इसके लिए यहाँ की साला स्टाफ की पूरी टीम का मैं धन्यवाद इस अवसर पर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बार मुझसे पूछते हैं कि आप ये सारा काम कैसे करते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ कि सारा काम हमारी टीम भावना के साथ में होता है और हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे काम करते रहते हैं। जिस तरीके से टीम भावना से आप काम करते हैं, किस तरीके का ख्याल आया जब आप यहाँ पर आए? कब आए यहाँ पर? मैं 2019 में यहाँ पे आया, सितंबर में। तो 2019 सितंबर में आप आए, उसके बाद से क्या आपने यहाँ की पहले बदहाली देखी और क्या उसको समृद्ध बनाने के लिए जुट गए? यहाँ पे इस विद्यालय के अंतर्गत मैं 2019 में आया, जब बदहाली के रूप में मैं नहीं कह सकता हूँ, ये शुरू से अच्छा विद्यालय रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों की कुछ कमियाँ थी। एक टीम के साथ मिलकर के उनके साथ काम किया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे खेल मैदान के बारे में। और खेल मैदान उस समय टूटी फूटी अवस्था में था, बीच में से रास्ता था, कहीं नाला अंदर से टूटा हुआ था, पानी भरा रहता था, बिलायती बम्बूल, झाड़ झंखाड़, गोखरू उसके अंदर काफ़ी संख्या में थे। कुछ वेशन वाले लोग भी बैठे रहते थे सुबह शाम, और बहुत सारे एक बिग लैट्रिन हाउस के रूप में वो मैदान जाना जाता था। लेकिन हमने सितंबर के अंदर जब शिक्षक दिवस मनाया, उस समय सब लोगों से एक अपील की कि हमारा इस बैनर के नीचे शिक्षक दिवस मनाना जब सार्थक होगा जब हमारा एक खेल मैदान बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और इन सब लोगों की मदद से उस दिन एक साथ सारे स्टाफ ने मिलकर के 50,000 रुपये का सहयोग 5 मिनट में कर दिया। हमारी हिम्मत हौसला बढ़ गया और पूरे खेल मैदान की जहाँ जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत थी वहाँ रिपेयरिंग करवाई गई, जहाँ पे ऊंचा नीचा था वहाँ जेसीबी से काम करवाया गया और कुछ लाइनें बना करके पेड़ पौधों का लगाना उसके अंदर शुरुआत की गई। लोगों का हुजूम बढ़ता गया। वृक्ष मित्र के साथ में हमने काम किया। कोई एक पौधा लगाएगा 1100 रुपये देगा, वृक्ष मित्र बनेगा, वृक्ष मित्र भामाशाह बनेगा, उसका सम्मान किया। और आज की तारीख के अंदर आप खेल मैदान को जिस अवस्था में देख रहे हैं, जो हमारे अधिकारी आते तो कहते हैं ये खेल मैदान नहीं खेल गार्डन है। ये यहाँ के स्टाफ का और दूनी वासियों का बहुत बड़ा योगदान है और अब तक करीब उसके अंदर काफ़ी पैसा खर्च किया जा चुका है यहाँ की कम्युनिटी के द्वारा पेड़ पौधे लगा करके। और आज उसमें बढ़िया सा ट्रैक भी जिला परिषद के माध्यम से बना दिया गया है, जहाँ पे सुबह और शाम लगभग 500 व्यक्ति घूमते हैं। लाइट के लिए वहाँ पे हेलोजन लाइटें लगा दी गई है, वहाँ पे टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, अंदर पक्का नाला बना दिया गया है, गोखरू वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। सारा सुबह भी देखेंगे तो एक नज़ारा अच्छा सा नज़र आता है कि यहाँ पे 5 बजे से लोग घूमना शुरू कर देते हैं, 5:30 बजे से लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, शाम को भी खेलते हैं। तो स्कूल के कम्युनिटी के लिए बहुत उपयोगी है। और ये एक हर्ट है, पास में हॉस्पिटल है। सारे डॉक्टर साहब की टीम ने भी सहयोग किया, क्योंकि आपके लिए ऑक्सीजन हमारा खेल मैदान तैयार कर रहा है। तो एक अच्छा सा हमें ये अवसर मिला, उसको जो कि ख़राब था उसको अच्छा बनाने का, एक पूरी टीम के साथ में। साथ ही बाद में फिर आप आगे खेल मैदान से शुरुआत करके और विद्यालय के नवाचारों पर, क्या धूनी के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नवाचार हैं जो आज राजस्थान और देश में अपने नए स्वर्णिम इतिहास और प्रेरणा दे रहे हैं? यस हरिराम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय नवाचारों के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ती है, विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसलिए बहुत सारी तरह के नवाचार इस विद्यालय में किए गए। सबसे पहले हमारी सबसे प्रभावी होती है प्रार्थना सभा। और प्रार्थना सभा 15 मिनट पहले, जहाँ पे गवर्नमेंट के नियम है उससे 15 मिनट पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रार्थना को हम ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं। तो प्रार्थना बहुत ही अच्छे ढंग से होती है, पूरे हारमोनियम के साथ में, पूरे लय के साथ में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रार्थना में करा करके हम एक मैसेज अच्छा सा देना चाहते हैं कि बच्चों का अच्छा सा दिन गुजरे। उसके अंतर्गत हम पहले प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद में उसका ध्यान होता है, ध्यान के बाद के अंदर गुरु मंत्र होता है। उसके साथ ही जो बच्चे अच्छी सी गणवेश में आते हैं, आज का गुलाब एक नवाचार में शुरू कर रखा है, और अच्छी गणवेश में आने वाले बच्चे के यहाँ एक गुलाब का स्टिकर लगा कर उसका सम्मान करते हैं और उसके लिए स्काउट क्लास बजवा करके तैयार करते हैं। तो बच्चा अपने आप में समझता है मैं अच्छी गणवेश में हूँ, अन्य बच्चे भी उसकी प्रेरणा से सब बच्चे गणवेश में आने लग गए हैं। और ऐसे गणवेश में आने के कारण हमारा सारा बहुत अच्छा सा माहौल उसका बना। साथ ही
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, गाँव के अंदर इतनी उनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम उनका जन्मदिन का आयोजन करते हैं प्रार्थना सभा के अंदर। उसका नाम, उसका नवाचार रख रखा आज का दीपक, और उस बच्चे को बुला करके एक अच्छा सा मुकुट पहना के, अच्छा दुपट्टा पहना करके, उसके अच्छे से स्काउट क्लैप्स बजा करके उसका स्वागत करते हैं। तो वो भी अपने आप में समझता है कि मेरे आज जन्मदिन मनाया गया है, और वो घर पे जाके भी कहता है अपने परिवार से कि मेरा बर्थडे आज वहाँ पे मनाया गया है। छोटी सी गिफ्ट भी उसको देते हैं बच्चे को। तो इस तरह से प्रार्थना के नवाचार होते हैं। अखबार का वाचन करवाया जाता है, जिससे समाचार बच्चों को ध्यान में पड़ता है। जीके के प्रश्न पूछते हैं, टीचर पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं। इस तरह की जो भी गतिविधियाँ होती है वो प्रार्थना सभा को बहुत प्रभावी बना करके उसका आयोजन किया जाता है। उसके पश्चात हमारे कालांश शुरू हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक बेल लगा रखी है, उसके माध्यम से सारे कालांश निरंतर चलते रहते हैं, और हर कालांश के अंदर टीचर पहुंच करके अपना अच्छा सा शिक्षण उसके अंतर्गत करवाता है, जो कि अपने TLM के साथ में, अन्य गतिविधियों के साथ में करवाता है। साथ ही उसके अंदर हमने मल्टीमीडिया का यूज़ भी हम कर रहे हैं। ICT लैब हमारे पास में है, स्मार्ट क्लासरूम हमारे पास में है, उसके माध्यम से भी बच्चों को सिखाने का प्रयास उसके अंदर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ इस विद्यालय के नवाचारों के अंतर्गत अन्य जो नवाचार सरकार करती है उन नवाचारों में हम भी शामिल करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको हरिराम जी को दिखाया था कि बोलती दीवारें, ताकि हमारे बरामदों के अंदर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, उनके अंदर नई नई एक्टिविटीज़ उनको अलॉटमेंट की हुई है, और उनके ऊपर अपनी गतिविधियों को चस्पा करते रहते, ताकि उनका बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है। उनके फोटोग्राफ्स लगाते हैं, उनकी न्यूज़ की कटिंग्स उसके ऊपर लगाते हैं, साथ ही कुछ सूचनाएँ उनके ऊपर लगाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो कक्ष बने हुए हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं, और कक्षों के नाम के साथ साथ ही उन कमरों के अंदर उनकी तस्वीरें भी लगी हुई है, ताकि एक अच्छा सा प्रेरणा उनको मिले। बिल्डिंग्स को आप देख रहे हैं तो बिल्डिंग को भी एक नवाचार के रूप में हमने जाना है। तिरंगा रंग इन पे पट्टियों पे करवाया गया है, ताकि आते एक देशभक्ति का जज्बा यहाँ पे बने। साथ ही हमारे जो इंटर्नशिप में आते हैं बच्चे B.Ed वाले, उनको अलग अलग दीवार उनको अलॉट कर देते हैं, भाई आपकी दीवार को सुंदर कैसे बनाएं, आपके कोने को सुंदर कैसे बनाएं। ये जो माड़ने देख रहे हैं राजस्थानी के रूप में, लोग कहते हैं आपने तो स्कूल को चौकी ढाणी बना रखा है, भाई हमने नहीं बना रखा, हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने बना रखा है। तो वो उनके कार्यों से इसको बहुत अच्छा सा सुंदर बनाते हैं। इसका हमने एक शुरू से एक कंसेप्ट लिया हुआ है कि क्लीन स्कूल, ग्रीन स्कूल, स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट स्कूल के अंतर्गत जहाँ स्मार्ट क्लासरूम तो हमारे 4 हैं इस समय जो काम कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया सा ऑनलाइन सिस्टम के लिए हमने होम थिएटर भी खरीद रखा, ताकि बच्चे उसके अंदर बहुत अच्छा सा यूट्यूब पे अपने पढ़ने की सामग्री को हम दिखा देते हैं, ICT लैब के माध्यम से दिखा देते हैं। तो इस तरह की इसमें गतिविधियाँ चल रही है। साथ ही साथ इसके सौंदर्यकरण के साथ साथ यहाँ के बच्चों की शिक्षण के अंतर्गत भी हमने ध्यान दिया। जब मैं आया था उस समय बच्चों की संख्या 400 के लगभग थी। यहाँ के जब एक्टिविटीज़ को देखा, यहाँ की छवि को देखा, यहाँ के टीचर्स भी विश्वास किया लोगों ने, तो आज की तारीख में 750 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जब मैं आया था उसमें आर्ट्स और कॉमर्स यहाँ पे थी। साथ में कॉमर्स के अंदर केवल मात्र एक स्टूडेंट था हरिराम जी, और यहाँ 3 टीचर पढ़ाने वाले थे। कई बार मेरे मन में ग्लानि पैदा होती थी कि 3-3 लोग पढ़ाने वाले, हर महीने कितनी तनख्वाह जा रही है, और एक ही बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा था। उनसे मैं डिस्कस करता था कैसे संख्या को बढ़ाएं। उन लोगों ने मेरा साथ दिया। हमने नए नए नवाचार किए, मार्केट में जाकर के अनाउंस कराया, लोगों से मिले, व्यापार मंडल की हमने बैठकें ली, और समय समय बुला के उनका सम्मान किया। उन लोगों से निवेदन किया भाई कॉमर्स के अंदर बच्चों को बढ़ाइए। आज की तारीख में 20-25 बच्चे कॉमर्स में पढ़ रहे हैं। हमारी कॉमर्स टूटने से बच गई, सबसे बड़ी बात ये थी, और बहुत अच्छा सा रिजल्ट अभी कॉमर्स का रहा 100%। साथ ही साथ हमारे दूसरी जो फैकल्टीज़ है उनके साथ साथ यहाँ पे साइंस नहीं थी, न बायो थी, न मैथ्स थी, न एग्रीकल्चर थी। तो इस वजह से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहीं दूसरी स्कूलों में जाते थे, टोंक जाना पड़ता था, कहीं देवली जाना पड़ता था, बच्चियाँ नहीं जा पाती थी, वो साइंस नहीं पढ़ पाती थी। तो हमने यहाँ के लोगों से मिलकर के, पूरे हमारे MLA साहब के साथ मिलकर के काम किया, और काम करके पिछली बार ही हमारे यहाँ पे 11th और 12th के अंदर साइंस AG भी आ गई, बायो भी आ गई, मैथ्स भी आ गई, और गत वर्ष ही हमने उसके अंदर एडमिशन किया। अभी 14 बच्चे पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर, सारे बच्चे 80% से ऊपर पास हुए हैं, जिनके 90% से वो भी मार्क्स है। एग्रीकल्चर के अंदर 100 में से 99 नंबर उन बच्चों के आए हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके साथ में हमने अर्जित की है। साथ ही आर्ट्स का रिजल्ट भी हमारा बहुत टॉप रहा है। पिछली बार जो लड़का था उसको भी उसने उसके टारगेट से आगे बढ़ा दिया है, और वो 95% लेकर के इस विद्यालय को टॉप किया है। तो ऐसे हमारी सारी फैकल्टीज़ के रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहे हैं, जिससे कि एक अच्छी छवि हमारे कम्युनिटी के बीच में जा रही है, ताकि लोगों का रुझान इस स्कूल के प्रति बढ़ रहा है। तो ये सारा इसके अंतर्गत हमने करने का प्रयास किया है। आपका धुनी के इस विद्यालय में रेलवे की डिजाइन में कमरों का जो सौंदर्यकरण है वो बड़ा आकर्षक है। किस तरीके का नवाचार और विचार था ये बिल्डिंग का सौंदर्यकरण के अंदर विचार था, और एक विचार हमेशा कौनता रहता है टोंक ज़िले के अंदर। टोंक ज़िले वाले मांग करते रहते हैं कि टोंक ज़िले के अंदर रेल लाओ। तो एक दिमाग के अंदर रहती है कि हमारे कमरों को क्यों ना एक ट्रेन का शेप दे दिया जाए, ताकि कम से कम बच्चे असली रेल में तो नहीं देख पाए लेकिन यहाँ देख पाते हैं। तो उनका एक आकर्षण का केंद्र था, और आकर्षण का केंद्र की वजह से कई बार बहुत सारे लोग शेल्फ में लेके जाते हैं। एक बार तो एक बारात बार आगे खड़ी होगी, साहब रेल वाली स्कूल कौन सी है, हमें वो देखनी है, कई बार अखबारों में आ गई है। तो एक आकर्षण का केंद्र बनता है बच्चों के बीच के अंदर। तो एक बहुत बढ़िया नवाचार के रूप में सिद्ध हुआ, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हुआ। कई सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे, टोंक ज़िले के अंदर भी रेल आ जाए। तो इस तरह की रही है। टोंक ज़िले में रेल आएगी तो उसके लिए कहीं न कहीं बैकग्राउंड में जो मोटिवेशन है वो
पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूनी का ये विद्यालय कक्ष भी एक प्रेरणा रहेगा। इसके बाद में सर बात करूंगा कि इतने सारे नवाचार, इतने सारी क्लीन, ग्रीन, स्मार्ट स्कूल, टीम वर्क, बहुत सारी उपलब्धियां, उन उपलब्धियों के साथ में सुना है कि यहाँ के 15 टीचर्स को गवर्नमेंट लेवल पर एजुकेशन के बड़े एक्सेलेंस अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ हरिराम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये विद्यालय नवाचारों में अग्रणी भूमिका में रहा है, इसलिए हमारे प्रशासन की, हमारे शिक्षा विभाग की नज़र इस दूनी विद्यालय में रहती है और वो यह चाहते हैं कि यहाँ के टीचर्स को और प्रोत्साहित किया जाए ताकि अच्छा काम कर सके। तो इसके साथ में शिक्षक दिवस पे, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे प्रशासन के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे इस पीओ क्षेत्र के लगभग 15 टीचर्स को पुरस्कृत किया गया है, जो कि एक अचीवमेंट है और उनके प्रोत्साहन को बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही हमारे एक ललिता पारिक मैडम है, जिसको कि पूरे राजस्थान के अंदर डिजिटल शिक्षक के रूप में जाना जाता है। अच्छे से वीडियो बना करके, अच्छे से शिक्षण के जो डिजिटल आज का ज़माना है उसमें किस तरह से हम वीडियो का उपयोग करके बच्चों को अच्छा सा पढ़ाया जा सकता है, किन गतिविधियों के आधार पर बच्चों के शिक्षण को खेल खेल में सिखाया जा सकता है, ऐसे नए नए नवाचार उसके माध्यम से किए जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स भी उस मैडम के छपे हैं। इस विद्यालय के नवाचार भी शिवरा पत्रिका, जो कि राजस्थान की एकमात्र राजकीय पत्रिका है, उसमें 3 पेज के अंदर यहाँ के सारे नवाचार छपे हुए हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक विषय बने हुए हैं। और कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं शिवरा पत्रिका पढ़ने के बाद में, सर ये आपने कैसे किया, हम भी इसको करना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं। और जो भी कोई अधिकारी आते हैं तो सारे यहाँ पे मैं इंतज़ार करता हूँ उनका। शिक्षा विभाग वाले भी आते हैं, उनको कहते हैं भाई कौन अच्छा विद्यालय दिखाइए, तो निश्चित रूप से यहाँ लेके आते हैं। पिछली बार भी CS मैडम जो अब रिटायर हो चुकी है, उषा शर्मा जी, उनका एक विजिट प्रोग्राम इस विद्यालय का बनाया था पूरे प्रशासन ने, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। इसके अतिरिक्त हमारे एलिमेंट्री के डायरेक्टर साहब अभी विजिट करके गए हैं मिडिल बोर्ड की परीक्षाओं के समय के अंतर्गत। डॉक्टर सीताराम जी चौधरी साहब, जो कि इस विद्यालय में 1.5 घंटा रुक करके सारे एक्टिविटीज़ को देखा, अप्रिशिएट किया, हमारे स्टाफ के लोगों को अप्रिशिएट किया, यहाँ के भामाशाओं को अप्रिशिएट किया। तो ये सब उत्साहवर्धन के हैं। इन्हीं के आधार पर लोगों को पुरस्कार, यहाँ के लोगों को चुना जाता है, उनकी गतिविधियों के आधार पर, उनके कामों के आधार पर। तो एलिमेंट्री के डायरेक्टर आए, चीफ सेक्रेटरी आई, तो निश्चित रूप से एक बड़ा अद्भुत है। MLA साहब जो हैं यहाँ के, वो बड़े भी एजुकेशन, क्योंकि DG रहे हैं राजस्थान पुलिस के, हरीश जी मीणा, तो उनका भी एक बड़ा इंटरेक्शन एजुकेशन एम्पावरमेंट को लेकर रहता। उनका किस तरीके का रोल है? हमारे MLA साहब का शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनका भाव है कि इसके क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे आगे बढ़े। दूनी क्षेत्र को सबसे अच्छी सौगात उन्होंने दी, जो है यहाँ कन्या महाविद्यालय खोला। उसके साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय के अंदर जो वर्षों से मांग थी, करीब 1994 से जब से मांग थी कि यहाँ पे साइंस फैकल्टी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से तत्काल यहाँ पे इस विद्यालय को बहुत बड़ी सौगात दी। आज हमारी बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारे बच्चे साइंस फैकल्टी के अंदर, एग्रीकल्चर फैकल्टी के अंदर पढ़ रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी सौगात है। इस विद्यालय के अंदर भी आए, लोगों से बातचीत भी की, यहाँ खेल मैदान को भी देखा, यहाँ गतिविधियों को भी देखा, उन्हें अप्रिशिएट भी किया। एक बार जब बुलाया गया था, जब उनको यहाँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आधा घंटा बैठ करके हमारे स्टाफ के साथ में, यहाँ के लोगों के साथ में बात की, भाई हम इस विद्यालय को और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो हमारे MLA साहब का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सहयोग इस विद्यालय को रहा है। उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल के नाते किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि कोई भी उपलब्धि एक बार मिल जाने के बाद उसको मेंटेन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपकी खुद की क्या दिनचर्या रहती है कि जिसके माध्यम से आप वर्क को खुद भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं? हाँ हरिराम जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि लोगों के साथ मिलकर मॉनिटरिंग करना एक अच्छा सा काम है। मैं सबसे पहले 1 घंटे पहले स्कूल के अंदर पहुंच जाता हूं, पहुंच करके सब लोगों का वेलकम करता हूं, भाई आइए। सही समय पर वो पहुंचते हैं। स्कूल के जो अन्य विद्यालयों के अंदर टाइमिंग से 15 मिनट पहले हमारे यहाँ प्रार्थना शुरू हो जाती है। तो ये सारी की सारी उनके साथ में जुड़ा रहता हूँ। जब वो जहाँ काम करते हैं मैं वहाँ जाके भी देखता हूँ, मेरे साथ काम करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे प्रिंसिपल साहब को अलग से हमें कुछ कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर हम सब मिल के काम करते हैं। वो सोचते हैं प्रिंसिपल साहब हमारे साथ है, मैं सोचता हूँ सारा स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा है। तो काम करने के अंदर बहुत अच्छा सा आनंद की अनुभूति भी होती है और काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। क्योंकि हर काम के अंदर मैं कहता हूँ भाई काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन हमें उस काम को एक्सेलेंस के रूप में करना है, उसको कंटिन्यूस करना है, ताकि बहुत अच्छा सा उसके रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद में अच्छा सा काम शिक्षा विभाग के अंदर हो। ये हमारी सब लोगों की अच्छी सी ड्यूटी भी बनती है और हमारा कर्म भी बनता है। ये आपने 2019 में आने के बाद में धुनी में किया। मैं अब आपको थोड़ा बैक फ्लैश में लेके जाना चाहता हूँ कि भंवरलाल कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, इतने बड़े नवाचार कैसे किए, कहाँ का उनकी पोस्टिंग रही, क्या परिवार की बैकग्राउंड है, किस तरीके की एनर्जी उनको मिलती है, किस तरीके की पॉजिटिव वेव्स वो कलेक्ट करते हैं, आखिर वो किस तरीके की जर्नी है। बहुत अच्छा सारी राम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, शुद्ध गाँव का। यहाँ टोंक ज़िले के अंदर निवाई विधानसभा क्षेत्र में सिसोला गाँव है
वहाँ पे कक्षा 3 तक मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद में कक्षा 4 में की दूसरे विद्यालय में चला गया, लेकिन कक्षा 4 के अंदर हमारे गांव में 2 महीने बाद स्कूल खुल गए अगस्त के अंदर। पूरे गांव में कक्षा 4 खुली जब एक जश्न के रूप में मनाया गया कि अपने यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बगड़ी नहीं जाना पड़ेगा, पीपलू नहीं जाना पड़ेगा। तो कक्षा 4 भी वहाँ पढ़ी, लेकिन कक्षा 5 नहीं खुली थी, इसलिए मैं कक्षा 5, 6, 7, 8 और पीपलू पढ़ा। और उसके पश्चात मैं कोठीनाथ तमाम टोंक में पढ़ा 9th 10th 11th के अंतर्गत। उसके बाद मेरी पढ़ने की जर्नी DAV कॉलेज अजमेर से BSc की एग्रीकल्चर के अंदर, और MSc एग्रीकल्चर की मैंने जॉबनेर कॉलेज से, और M.Ed भी मैंने की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। इस तरह से शिक्षा से लगाव शुरू से रहा। उसके पश्चात जब ये डिजिटल आपका ज़माना आ गया अच्छा सा, तो मैंने सोचा है कंप्यूटर क्षेत्र में हम पीछे रह जाएंगे, तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने इसका कंप्यूटर का कोर्स किया उस समय के अंतर्गत, जो कि हमारी कोटा यूनिवर्सिटी उसका एग्ज़ाम लिया करती थी। तो उस क्षेत्र के अंदर भी कुछ सीखने का प्रयास किया कंप्यूटर के अंदर भी, और छोटा मोटा जो काम कंप्यूटर का होता है वो मैं कर लेता हूँ, PPT बनाना, टाइप करना, कुछ और फोटो एडिट करना, कुछ इस तरह का, ताकि बहुत अच्छा सा उसके अंदर हो जाए। इस तरह से मेरी जर्नी पढ़ाई के प्रति रही। फिर आपकी जर्नी एजुकेशन के बाद में आ गई जॉब के रूप में एज ए टीचर। तो किस तरीके से आप सरकारी शिक्षक के तौर पर आए, कहाँ से जर्नी शुरू हुई? ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी मैं पढ़ता था क्लासरूम के अंदर, हमारा कोई टीचर पढ़ा रहा होता तो उससे मैं सोचता है कि खास इसको इस तरह से पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। शायद वही रुझान मेरा इस टीचिंग जॉब के प्रति ले आया, और 1991 के अंदर मेरी पोस्टिंग झालावाड़ ज़िले के अंदर खानपुर ब्लॉक के अंदर एक बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल उसमें हुई 1991 में, जो चांदखेड़ी के नाम से फेमस है। एक बड़ा स्कूल था, बहुत अच्छा सा वहाँ सीखने का अवसर मिला। 5 साल तक मैं वहाँ रहा। 5 साल रहने के बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में मेरा स्थानांतरण हो गया, और लगातार 18 साल तक मैं उस देवली हायर सेकेंडरी में रहा। और वहाँ पे हमारे पारस चंद्र जी जैन साहब के साथ में 15 साल तक रहा, जो कि पारस एक सोना बना दी दूसरे व्यक्ति को। उनके गुणों का हमने कुछ सीखने का प्रयास किया, और उसी का प्रतिफल था जो आपने एक प्रश्न पूछा था कि आपको अवार्ड कब मिला। 2007 में मुझे और हमारे प्रिंसिपल साहब को स्टेट अवार्ड मिला, और 2008 के अंदर में नेशनल अवार्ड मिला, और वो भी राजस्थान की मेरिट नंबर 1 और 2 पर हमें मिला। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें नेशनल अवार्ड तक भी मिला। और वहाँ जब नेशनल अवार्ड मिला, 5 स्टार होटल में हमें रखा गया, और वहाँ की जो गतिविधियाँ देखी, हमने सोचा एक सपने के अंदर हम जी रहे थे कि खास इतना भी शिक्षा विभाग के अंदर काम करेगी, ये भी अवार्ड मिल सकते हैं क्या। जब इस तरह आपको का था। नेशनल अवार्ड मिला, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा, 5 दिन जब आप दिल्ली में रहे, किस तरीके की चीज़ों को महसूस किया? क्या क्या आपने विजिट की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हाउस वगैरह? हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा सा प्रश्न आपने पूछा है कि जब अवार्ड जब मिला तो हमें एक बढ़िया से 5 स्टार होटल के अंदर रखा गया। रखने के पश्चात हमारे को वहाँ का जो कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे आवास पे लेके गए, वहाँ पे नाश्ता वगैरह सारी व्यवस्था की गई। हमारे साथ साथ राष्ट्रपति भवन भी दिखाया गया। विज्ञान भवन के अंदर हमारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एक दिन उसका रिहर्सल करवाया गया, दूसरे दिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा हमें वो अवार्ड दिया गया। तो एक बहुत अच्छा सा लगा वहाँ पे जाने के बाद में। तो ये एक मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आप सब लोगों की शुभकामनाओं की प्रेरणा पुंज के रूप में मुझे वो पुरस्कार मिला। थैंक यू। और आपको राज्यपाल के रूप में भी प्रतिभा पाटिल जी ने सम्मानित किया, और राष्ट्रपति के रूप में भी प्रतिभा पाटिल जी, आपका संयोग है। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा, ये महिला सशक्तिकरण का। अब आपकी बात आता हूँ कि भंवरलाल कुमार एक प्रिंसिपल से ज़्यादा एक फैमिली मेंबर भी है, और अपने परिवार के आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोटिवेटर भी होंगे। तो आपके सिसोड़ाऊ गांव की पृष्ठभूमि और आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ राम जी, मेरी फैमिली शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र में सिसोला गांव में है, और मेरे पिताजी 5 भाई हैं। बड़े बड़े मेरे पिताजी हैं, और मेरी दादी मौजूद है भी, 106 साल की उम्र की है। बहुत अच्छा सा आशीर्वाद हमें सबको मिलता है। नाम के साथ में रिकॉग्नाइज हाँ। करें तो रेस्पेक्ट रहे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी सी मेरी दादी, जिनका नाम छाव देवी है, और बहुत अच्छा सा हमें लाड प्यार से अभी भी रखती है और पूरा आशीर्वाद देती है। और उस दादी के हम 22 पोते पोती ऐसे जो कि सरकारी नौकरी में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। प्रिंसिपल है, RAC में है, फॉरेंसिक में साइंटिस्ट है, टीचर है, और दूसरे हॉस्पिटल में इस तरह से लोग हैं, आंगनबाड़ी में कार्य करता है। तो ये उनकी बहुत बड़ा आशीर्वाद। SDM भी है, विकास मेरे छोटे भाई का बेटा ही है, विकास प्रजापति, जो विराटनगर के अंदर अभी SDM है इस समय वर्तमान के अंदर। ये सब दादी का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। अच्छा, अब किस तरीके की जो आपकी दिनचर्या है, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि एक सक्सेस लाइफ को भंवरलाल कुमार किस तरीके से जीते हैं, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस लाइफ? सक्सेस लाइफ का मीनिंग सीधा सीधा सा ये है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके प्रति वेल डेडिकेशन के साथ में काम करें। हमारी फर्स्ट वैरायटी के अंदर हमारा कार्यस्थल है, कर्म ही पूजा, जो श्री कृष्ण ने भी कहा है। उसको मानते हुए हम ये सोचते रहें कि मैं जिस विद्यालय के अंदर हूँ, जिस विद्यालय के वेतन से मेरा सम्मान है, जिस विद्यालय के वजह से मुझे रोटी मिल रही है, जो मेरे तवे के अंदर रोटी फूल रही है, उस विद्यालय के लिए फूल रही है, तो रात और दिन मेंटली उसके बारे में सोचते हैं। और विद्यालय के अंदर एक्स्ट्रा काम करके हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग वेल डेडिकेशन के साथ में काम करें। निश्चित रूप से परमात्मा उसका सबको फल देता है, और बहुत अच्छा सा
फल देता है। तो ये सबके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग एक बहुत अच्छा विभाग है जहाँ पे काम करने के व्यापक अवसर है। हमें बहुत अच्छा सा काम निरंतर करते रहना चाहिए। अपने फैमिली के साथ साथ आगे की जो जनरेशन से आपके बच्चे वगैरह, उनके बारे में? बच्चों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो मेरे खुद के बच्चे हैं वो 2 बेटियाँ हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 1 बेटी पढ़ रही है प्रयागराज के अंदर, और 2 बेटियां हमारी जो पहले से उनकी शादी कर दी गई है। 1 बेटी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, टोंक हॉस्पिटल में संविदा पे लगी हुई है। 1 टेक्सटाइल में इंजीनियर थी जयपुर के अंदर, शादी के बाद में वो अपने मेरे कंवर साहब के साथ में चले गई सिंगरौली, वो एक्शियन है और अब मैनेजर भी हो गए प्रमोशन होकर के। साथ ही हम 3 भाई हैं, जिसके अंदर जो मेरे छोटा वो भी प्रिंसिपल है, उसका बेटा विकास के बारे में आपको बताया, बेटी उसकी एक टीचर है, 1 बेटी अभी RS प्री में पास हो गई है। तो निश्चित रूप से आप लोगों की शुभकामनाओं सफलता मिलेगी। तीसरा नंबर का भाई भी वरिष्ठ अध्यापक है, उसका बेटा फॉरेंसिक साइंस के अंदर है, और साथ ही उसकी एक बेटी है जो कि MSc B.Ed है, रीट की तैयारी कर रही है, बेटा भी पढ़ रहा है। इस तरह 3 भाइयों का है, और मेरे चाचा जी के अन्य जो लड़के और लड़कियाँ सब अच्छे उसके अंदर है, सारा बहुत अच्छा सा काम उसके अंदर कर रहे हैं। सिसोड़ा का एक ग्रामीण परिवेश का प्रजापत परिवार लोगों के लिए एक इतना बड़ा मोटिवेशन बन गया। क्या हमारे पुरखों की ऐसी दूरदर्शिता सोच थी, किस तरीके का उनका डेडिकेशन था जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया और एजुकेशन पर आपका सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट रहा? इसके बारे में बताना चाहता हूँ, आप भी सुन करके ताज्जुब करेंगे कि एक टीचर कितना काम कर सकता है। जी। जब मैं पीपल स्कूल में पढ़ा करता था तो एक डॉक्टर दुर्गालाल सोमानी जो चिर परिचित हैं और शिक्षा विभाग के अंदर अच्छे आइकन के रूप में काम किया है, उन्होंने स्कूल के बाद भी हमारे गांव में आकर के एक बहुत बड़ा काम जागृति का किया। उस समय कोई भी एक भी मेंबर सरकारी नौकरी में नहीं था, लेकिन 3 साल तक हमारे गांव में रहे, लोगों से मिले जुले, सब बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ने ले जाते थे। लोग जो व्यसन में थे उनके व्यसन उन्होंने छुड़ा दिए हैं। एक टीचर कितना बड़ा काम कर सकता है। दुर्गालाल सोमानी की ये देन है कि उनके बोए हुए बीज के अनुसार आज सिसोला गांव के अंदर 250 कर्मचारी है, प्रत्येक घर के अंदर कर्मचारी है, ऐसा कोई घर नहीं बच रहा जिसमें कर्मचारी नहीं है। तो ये उन लोगों की देन है, हमारे पुरखों की देन है, जिनके आधार पर हम आगे बढ़े। उनकी प्रेरणा रोज़ हमें याद दिलाती रहती है कि एक टीचर एक स्कूल के अलावा भी जाकर किसी गाँव को गोद लेकर के उसके अंदर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनसे मिलती रहती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक आपने पहले बातों में बताया था कि किस तरीके से दादी को दादाजी एक मैसेज देकर गए कि बच्चों के एजुकेशन के लिए ज़मीन और गहने भी बेचना पड़े तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या एक मार्मिक बात है? हाँ, ये एक बहुत मार्मिक बात है जो मेरी दादी आज भी कहती रहती है। जो मेरे चाचा जी उस समय पढ़ रहे थे और मेरे दादाजी 55 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए, जब मैं कक्षा 1 और 2 में पढ़ा करता था, उस समय की बात है। लेकिन वो दादी को कह के गए कि ये मेरा बेटा बिना पढ़े नहीं रहे, मेरे पोते पोती बिना पढ़े नहीं रहे, भले आपको गहने बेचने पड़े, ज़मीन बेचनी पड़े। ज़मीन तो हालांकि बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मैसेज दे गया जो आज हमें प्रेरित करता रहता है कि वो अनपढ़ व्यक्ति थे फिर भी इतना बड़ा मैसेज शिक्षा के प्रति देके गए हैं। तो हमें लगातार प्रेरणा देता रहता है और हमें आगे बढ़ाता रहता है। साथ ही मेरे फादर और दूसरे लोगों की प्रेरणा भी मिलती रहती है कि वो अनपढ़ होकर के भी अपने खेती के अंदर उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया, हम सबको पढ़ाया। पढ़ा लिखाने के बाद भी आज कहते हैं बेटा बच्चों को तुम पढ़ा तो लो, हमने तो तुम्हारे को सबको नौकरी भी लगा दी, लेकिन आप पढ़ाओ, बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐसी प्रेरणा हमेशा देती रहती है। पढ़ाई में एक बहुत बड़ी ताकत है। हम भी हमारा JVP मीडिया ग्रुप का एक्सेलेंस अवार्ड, मोमेंटो और मेडल आपको भेंट करेंगे। और हमारी टीम JVP मीडिया ग्रुप का प्रयास ये रहता है कि भंवरलाल जी कुमार जैसे शिक्षाविद हैं, सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं, जो ग्रामीण भारत की आत्मा में शिक्षा का एक ऐसा पुंज प्रतिपादित करते हैं या शिक्षा की संजीवनी की ऐसी सुगंध सुवासित करते हैं जिनसे समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता अपने आप में बहुत गौरवान्वित होती है। तो ऐसे आपका सानिध्य पाकर हम बहुत गौरवान्वित हैं और मैं इसको मेरी ज्ञान तीर्थ यात्रा कहूँगा, क्योंकि आज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में शिवजी सरौली के स्कूल में जब शिव पब्लिक स्कूल में आए, गुरुजी से परिचय हुआ। पहले भी टेलीफोनिक परिचय था, लेकिन आज विशेष रूप से तो मेरी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना गुरुजी के स्कूल चलें और निश्चित रूप से यहाँ पर देखें। एक जो यहाँ का कॉम्बिनेशन बड़ा गजब का लगा हमें, जहाँ पर खेल मैदान है स्वास्थ्य के लिए, सामने हॉस्पिटल है उचित चिकित्सा के लिए, विद्यालय है शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए मंदिर है। एक बड़ा कॉम्बिनेशन दूनी का किस तरीके का ऐतिहासिक जो महत्व है उसको आप देखते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये दूणजा माता की धरती है और दूणजा माता, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, मैं दूनी नहीं रात चौगुनी के रूप में ये निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करती रहती है। तो यहाँ की भूमि ऐसी बनी हुई है कि खेल मैदान, स्कूल,
हनुमान जी का मंदिर, नगर पालिका, सब एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जो भी लोग बाहर से कुछ और सोच के आते हैं, यहाँ आने के बाद में उनकी एनर्जी पॉजिटिव रूप में बदल जाती है और बहुत अच्छा सा मैसेज देती है। और हम लोग भी आते तो यहाँ पूरी जो भी हमारा टेंशन वो घर ही रह जाता है, और यहाँ आकर के एक पढ़ाने के अंदर, पढ़ाई के अंदर सब लोग लग जाते हैं बहुत अच्छा सा। और अच्छा सा लगने के बाद में जब स्कूल शाम को समापन होता है, उसमें 5 मिनट पहले हमारी बेल लगती है ऑटोमेटिक, सारी असेंबली होती है और राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान के पश्चात जो बच्चे वो लाइन से एक रिदम के साथ में, ड्रम के साथ में बाहर निकलते हैं एक साथ, तो लोगों को सबको पता पड़ता है कि स्कूल में छुट्टी हुई है। तो एक बहुत अच्छा सा नवाचार हम रोज़ न रोज़ किसी न किसी तरह से करते रहते हैं। तो इस तरह का भी काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे विद्यालय के स्टाफ की भी यूनिफॉर्म है, बच्चों की भी है, बच्चों के टाई बेल्ट भी है और भी सब कुछ चीज़ें हैं। तो छोटे छोटे जो भी दिखाई देता है कि ये कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम नवाचार करते हैं, न कि दिखाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो आइए अब मैं हमारा जेवीपी मीडिया ग्रुप का एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो मैं आपको मेडल पहनाकर और निवेदन करना चाहता हूँ। ये हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा का और धन्ना भगत जी का मेडल है, और इसके साथ ही ये जेवीपी मीडिया ग्रुप का विशेष मेडल अवार्ड है जो आपको हम भेंट कर रहे हैं। और इस अवार्ड से हम चाहते हैं कि हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की जो ज्ञान यात्रा है वो और मजबूती के साथ में बढ़े, और इसके साथ ही चीज़ें किस तरीके से पॉजिटिव वेव्स में आगे बढ़े उसके लिए हम पूरी तरह प्रयास करते हैं। किस तरीके से आप जेवीपी मीडिया ग्रुप की यात्रा को, हमारे सामाजिक सरोकारों को, शिक्षा के लेकर इस इंटरव्यूज़ को देखते हैं? बहुत अच्छा रे राम जी, आप पधारे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मन में ये ललक पैदा हुई कि उस स्कूल में चल के हम इसको इंटरव्यूज़ को करेंगे। तो इसके लिए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है। मेरे सारा साला परिवार की ओर से धन्यवाद है। यहाँ के दूनी वासियों की ओर से भी आपका धन्यवाद है कि इसको मीडिया के अंदर आप पहुँचाएँगे। साथ ही आप जो ये ज्ञान यात्रा लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा सा, मैंने पहले भी आपकी कई ज्ञान यात्राओं को देखा है, नवीन जी के साथ में देखा, और दूसरों को भी मैं मीडिया के ऊपर देखता हूँ, और बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक उत्साह मिलता है कि हम भी उस तरह का काम करें, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ करके काम करें। तो बहुत अच्छी सी मुझे लगी आपने जो ये ज्ञान यात्रा के रूप में यहाँ पधारे। धन्यवाद के साथ साथ मैं हृदय के अंतस्थल से आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपकी यात्रा निरंतर और निरंतर आगे बढ़ती रहे और हज़ारों लोगों को अपनी प्रेरणा देती रहे। बहुत बहुत थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। इसी यात्रा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और गुरु जी की जो जन्मभूमि है सिसोड़ाव, सिसोड़ाव में मैं गया हूँ, हमारे सुरेश जी बनवारी जी अच्छे दोस्त हैं, और अब की बार जाना होगा तो मैं निश्चित रूप से उस दादी माँ को विशेष प्रणाम करने जाऊँगा, जिस दादी माँ के 22 पोते पोती राज्य के सेवा में हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, सब में उनकी भागीदारी है। तो ये बड़ा अनूठा है, और हम राला बाबा धाम केवाड़ा की ओर से, जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से ऐसे प्रेरणा पुंज परिवार का बारंबार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत थैंक्स श्री राम जी। साला परिवार की ओर से, मेरी ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।